नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब से पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स के 248 प्रश्नों को, जो कि आपके पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक एसएससी जनरल स्टडीज 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यूज में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये रही आपकी पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक, जो कि आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड करा दी जाती है। और ये आपका लेटेस्ट एडिशन है, 6th एडिशन। तो आप लोग इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक आज का क्या है, फिजिक्स, और इसमें इसका सब टॉपिक आपका है पहला चैप्टर, जो है लाइट एंड ऑप्टिक्स। तो लाइट एंड ऑप्टिक्स का पहला प्रश्न है आपका, एक अवतल गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की क्रमशः स्थिति, आकार और प्रकृति के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। तो अगर आप फोकस निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि आर अपान एफ जो होता है वो होता है R/2। तो यहाँ से आपका 15 सेंटीमीटर, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रखा गया है प्लेस्ड, यहाँ से देखिए दिया गया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो इसलिए आपका ये माइनस में आएगा, -15 सेंटीमीटर। और यहाँ से आपका जो इमेज बनेगा वो एट इन्फिनिटी पे बनेगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज आपका इन्फिनिटी पे बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इन ऑप्टिक्स विच टर्म्स रिफर्स टू द ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम ऑफ अ लेंस दैट स्पेशली लिमिट्स द प्रोपागेशन ऑफ लाइट। प्रकाशिकी में कौन सा शब्द लेंस के डायफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है, जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है? तो ये है आपका अपर्चर। ऑप्शन बी करेक्ट है। श्वेत प्रकाश उदाहरण है, तो व्हाइट लाइट आपका व्हाइट लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, बहुरंगी प्रकाश का उदाहरण है। 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया था, जिसने प्रकाश को एकत्रित करने के लिए एक सामान्य लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया था, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंगी मिश्र उत्पन्न करती है? तो यह आपका कौन सा टेलीस्कोप था? तो यह आपका था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है आपका, बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डैश होगी। तो न्यूनतम दूरी आपकी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका, विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो विबग्योर में जो आपका रेड रंग होता है, रेड कलर, उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है आपका, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से बाहर जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो मंद रोशनी वाले कमरों में जो वस्तुएं हैं उन्हें हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो हमारा परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंखों में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो +2.5 डायोप्टर वाले लेंस की
फोकल दूरी आपकी होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ का, F इज इक्वल टू 1/p। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2.5, और इसको अगर हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा एक, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4 मीटर, और अगर इसे हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमन अपने वाहन के पक्ष दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? तो इसके लिए उसे कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण चुनना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। तो कन्वेक्स लेंस द्वारा निर्मित जो आपका प्रतिबिंब है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो ऑप्शन आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला आपका क्या दिया है, उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, सही है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। अगला है आपका प्रश्न, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब के आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका 8 इन्फिनिटी पर अगर 8 फोकस पर अगर रहेगा आपका ऑब्जेक्ट तो इमेज आपका इन्फिनिटी बनेगा और हाईली इनलार्ज बनेगा, ये बिल्कुल सही है। अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो आपका जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगा और इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। और बियॉन्ड सी अगर रखा जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को तो आपका जो इमेज है आपका फोकस और रेडियस कर्वेचर के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। और आपका आखिरी क्या दिया है, अगर इन्फिनिटी पे है तो 8C पे इमेज बनेगा, गलत है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो फोकस पे फाइंड और फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, यदि U वस्तु दूरी है, V प्रतिबिंब दूरी है और F गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है? तो आपका क्या फॉर्मूला होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो आपका इसमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना डैश कहलाता है? तो प्रकीर्णन कहलाता है, स्कैटरिंग। और नहीं, डिस्पर्जन कहलाएगा ना, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बाथरूम के शीशे झील और चश्मे की चमक पर प्रतिबिंब किस प्रकार के प्रतिबिंब के कारण होता है? तो बाथरूम के शीशे झील और चश्मे की चमक पर प्रतिबिंब जो होता है आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें से आपका है जो जर्मेनियम, ऑप्शन सी, ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, सोना और तांबा डैश और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं जिससे पीला प्रकाश निकलता है। तो सोना, तांबा और आपका जो ब्लू है, नीला और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, सोना और तांबा, जिससे कि आपका पीला प्रकाश निकलता है। अगला प्रश्न है, डैश का निरपेक्ष आवर्तनांक 2.42 है, तो किसका आवर्तनांक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है? तो डायमंड का, हीरा का। अगला है प्रश्न आपका, सूर्य के प्रकाश की दैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंग दैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? तो यह है आपका येलो, पीला। अगला है आपका प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? तो किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? तो प्लेन मिरर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वच्छ आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है? तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का पूर्ण रूप लाइट एमिटिंग डायोड है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्रोत तक उत्तेजित होते हैं? तो ये है आपका रमन इफेक्ट। अगला आपका प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना डैश कहलाती है? तो प्रकाश के विचलन की घटना आपका कहलाता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, उस घटना प्रकाश के प्रकीर्णन से उत्पन्न का क्या नाम है जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्य अस्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एल्पेग्लो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से 120 डिग्री झुके हुए दो दर्पणों द्वारा बनाई गई प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 120 डिग्री झुकी हुई, तो आपका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। तो आपका अगर 360 को डिवाइड करेंगे हम लोग 120 से, तो आपका आएगा 12×36 और यहाँ पर -1 है तो आपका आ जाएगा आंसर 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका स्टार्ट होगा हीट्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊर्जा और ऊष्मागतिकी। तो इसका पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें से आपका मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य की मात्रा का मापन, बल की मात्रा का मापन, विद्युत की मात्रा का मापन, स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। तो स्थानांतरित ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन भी कहलाता है ऊष्मामिति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? तो इसे कहते हैं आपका स्पीड रोस्टिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1931 में ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम शब्द किसने दिया था, जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते हैं तो वे आपस में भी साम्य में होते हैं? तो ये रूल आपके जीरोथ लॉ दिए थे कौन? राल्फ एच फाउलर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जाए? त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो त्रिक बिंदु को आपका परिभाषित किया जा सकता है, द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर विच गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डैश के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा चालक के प्रतिरोध उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग और समय के क्रमानुपाती होता है? तो ये आपका लॉ किसने दिया था? तो जूल्स ने ये लॉ दिया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, तनन या संपीड़न प्रतिबल को डैश भी कहा जा सकता है? तो
तनन या संपीड़न प्रतिबल को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कहा जा सकता है। ऑप्शन ए। अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो यह है आपका रेडिएशन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, विकिरण। अगला है आपका प्रश्न, डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा, नियत दाब और नियत जल वाष्प पर करना होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और इस तापमान को क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ओस बिंदु तापमान। अगला प्रश्न है आपका, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर, अरे फ़ारेनहाइट पैमाने पर आपका भाप बिंदु जो है, स्टीम पॉइंट है आपका 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, डैश में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। तो यह आपका थर्मोडायनेमिक्स का प्रकार है, ऊष्मा गतिकी का। अगला प्रश्न है आपका, डैश विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। तो ये आपका होता है एफिल टावर थर्मल, तापीय विस्तार के कारण। ऑप्शन ए। अगला अब आपका टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी। इसका पहला प्रश्न है आपका, 1851 में किसने सयानता के अपने नियम के साथ एक सयान द्रव्य के माध्यम से एक छोटे से गोले के वेग का वर्णन करते हुए द्रव यांत्रिकी की खोज की थी? तो ये कौन थे? ये थे आपके जॉर्ज गैब्रियल स्टोक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा गया है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और द्रव्य दाब ऊर्जा का योग होता है और एक नियम मान के बराबर होता है? तो यह आपका लॉ प्रपोज्ड किए थे, कौन थे? डेनियल बर्नौली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डैश एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? डैश फोर्स वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड रिमूव कंटामिनेंट। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना होता है? तो ये होता है आपका 10.8। अगला आपका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो आपका प्रश्न है, क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु आपका होता है न्यूट्रल पॉइंट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अगला प्रश्न है आपका, 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है? तो ये आपका ये नियम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरिक फ्रेडरिक लेंच ने। हेनरिच फ्रेडरिच लेंच ने। अगला प्रश्न है आपका, कूलॉम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कूलॉम लॉ के लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? वैलिड फॉर बोथ पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, गलत है आपका। केवल वैलिड फॉर ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ये भी गलत है। वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज,
कूलम लॉ ये सही है आपका, वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है? तो ये आपके किस लॉ के हिसाब से कहा गया, स्टेटमेंट दिया गया है? तो ये आपका फैराडे लॉ के नियम के अनुसार कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक एम्पीयर की विद्युत धारा में निहित इलेक्ट्रॉनों की उचित संख्या क्या है? तो 1 एम्पीयर की विद्युत धारा में निहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी है 6 × 10⁻18। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता आपकी है नाइक्रोम की। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक प्रभावी है? तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए आपका जो सबसे प्रभावी तत्व है वो है आपका स्टील। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो चारों प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? कनेक्टेड इन सीरीज। सबको सीरीज में जोड़ दिया तो सबको जोड़ देंगे तो 3 4 3 7 7 5 आपका 12 12 6 18 ओम हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? तो जब आपका व्हेन फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, जब क्षेत्र के रेखाएं सघन होती हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो इनमें से आपका जो सिल्वर है वो विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इस युक्ति को कहते हैं स्विच, विच कंप्लीट द सर्किट और विच ब्रेक द सर्किट। अगला प्रश्न है आपका, सही कथन की पहचान कीजिए। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। तो तार की प्रतिरोध लंबाई और घनत्व पर नहीं, आपका ये गलत है स्टेटमेंट। दूसरा क्या दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता है, ये भी आपका गलत है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है और लेंथ पर। ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो बल्ब का प्रतिरोध फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपन करंट, R इज इक्वल टू V अपन C, मतलब करंट। तो इसके लिए आपका कितना है, वोल्टेज कितना है 18 और करंट कितना है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 ओम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है। तो आपका जो प्रेरित धारा उच्चतम होता है जब आपके कुंडली का गति दिशा अधिक एट द राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक एट द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से, यदि Q शुद्ध आवेश है t समय है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो Q इज इक्वल टू IT होता है I इंटू टी। तो आप लोग जानते हैं कि अगर इसको देखिए कौन सा इसमें से आपका जो फॉर्मूला है इक्वेशन है सही है, तो आपका ऑप्शन बी आप पाएंगे कि करेक्ट है। आई को इधर ही रह दिया है और टी को बस डिवाइड में मिला दिया है। अगला प्रश्न आपका क्या है, किसी धारावाही चालक से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है?
तो किसी धारावाही चालक से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा और दिशा को ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल कॉक्स स्क्रू रूल्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से आपका, किसका नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है? तो ये आपका लॉ है गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स लॉ आप जानते हैं कि मतलब किसी अगर जैसे दो तारों से अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो अगर उन दोनों को अगर एक पाथ में लाया जाएगा तो I इज इक्वल टू I1 और I2 जो होगा ये I3 के बराबर होगा। अगला प्रश्न आपका है, व्हीटस्टोन ब्रिज डैश प्रतिरोध की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक मापन के लिए किया जाता है? तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज चार प्रतिरोधों का एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध की सटीकता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्यूज तार के संबंध में आपका कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन आपका दिया है, इसमें निम्न गलनांक और निम्न चालकता होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो कंडक्टिविटी। ये गलत है आपका। इसमें उच्च गलनांक और निम्न चालकता होती है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इनमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई कंडक्टिविटी फ्यूज वायर का ज़्यादा रहेगा तभी ना, रेजिस्टिविटी मतलब कम रहेगा। अगला आपका है, परमाणुओं तथा अध्रुवीय अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होता है? Why do atom and non-polar molecules have no dipole moment? तो have no dipole moment because their electronic charge cloud is symmetrically disturbed, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश सममित रूप से वितरित होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घटता है या डिक्रीज होता है। अगला प्रश्न है आपका, 6 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? तो आपको पता होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी, QV। तो आपको दिया क्या है, वर्क डन आपसे पूछा है, आपको दिया है 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 चौको 24 आपका आ जाएगा, 24 जूल का वर्क होगा। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली एलिमेंट कहलाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दो बिंदु अवशेषों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? तो ये है आपका कूलम्स लॉ। अगला प्रश्न है आपका, एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो 1 कूलम आवेश प्रति मिनट के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। 2 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है, गलत है। 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन आपके गति करते हैं जब विद्युत दाब में
कोई अंतर नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा भैया। जब आवेश प्रवाहित होना बंद हो जाते हैं, ये भी गलत है। जब विद्युत दाब में अंतर होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से आपका, एक प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है। तो अगर प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाएगा तो ओम्स लॉ के हिसाब से आपका द करंट गेट्स हाफ, धारा आधी हो जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है। तो विद्युत सेल के प्रतीकों में मोटी और छोटी रेखा आपकी दर्शाती है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, रिंग टर्मिनल, न्यूट्रल टर्मिनल। तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल दर्शाता है। अरे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चुंबकीय फ्लक्स एक सदिश मात्रा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। और तीसरा आपका, किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। तो विद्युत का सुचालक आपका डायमंड नहीं है, हीरा आपका जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की अवधारणा माइकल फैराडे ने दी थी। अरे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज a pair of equal or opposite charge, therefore the total charge in a electric dipole is जीरो होता है आपका। अगला प्रश्न है आपका, धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह डैश तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, और आपका सी ऑप्शन तापमान में कमी के साथ घटता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। अगला प्रश्न अगला आपका टॉपिक जो है आपका फोर्स एंड प्रेशर आ जाएगा, बल और दाब। तो बल एंड दाब का पहला प्रश्न है, सीधी सड़क पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती हुई एक बस 2 मिनट में अपनी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा देती है। बस का औसत त्वरण एक्सीलरेशन ज्ञात कीजिए। तो बस का औसत त्वरण आपको ज्ञात करना है। तो वेलोसिटी आपको दिया है किलोमीटर में, तो आपको पहले से हमारे किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो 70 डिवाइडेड बाई 60 आप कर देंगे तो आपका 7/6 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालना होगा इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 10 दिया है, 10 किलोमीटर पर हावर। तो इसे भी हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 10/60 हो जाएगा आपका। तो ये 0 कट जाएगा, आपका किलोमीटर 1/6 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा यहाँ से। और अगला आपका हो जाएगा टी जो दिया है टाइम पीरियड, तो टी आपका है 2 मिनट्स। अब इसमें आपका अगर एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v-u/t, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7/6 -1/6 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6/6 डिवाइड बाई 6 तो 1/2 आएगा, जो कि हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर मिनट। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो 0.986923 एटीएम के बराबर होती है। तो ये है आपका बार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके डैश ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती हैं।
तो ये आपके थे गैलीलियो ने, यह कथन आपके गैलीलियो ने निकाला। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल को आप कहा जाता है टॉर्क, बलाघूर्ण। अगला प्रश्न है आपका, एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? इम्पल्स के रूप में, आवेग के रूप में। अगला प्रश्न है, एटीएम और बार के बीच क्या संबंध है? एटीएम और बार के बीच में आपका संबंध है 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.13 बार। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता डैश होगी। तब वेग में आपकी अनिश्चितता कितनी होगी? 1/2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/2m इंटू √h/π। अगला प्रश्न है, 1600 के दशक में किस नियम को यह वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था कि जब किसी सीमित तरल पर कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सभी दिशाओं में सामान्य रूप से प्रसारित होता है, चाहे पात्र का आकार कुछ भी हो। तो यह इस लॉ को दिए थे आपके पास्कल जी ने, इसे पास्कल लॉ कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पोस्ट टेस्टिंग की उपयुक्तता डैश के लिए अच्छी होती है। तो पोस्ट टेस्टिंग की पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता आपके लॉन्ग स्पैन के लिए, ब्रेक स्पैन के लिए, लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छी होती है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सत्य है। तो ए है आपका, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। एक चिकनी सतह के तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। ये तो आपका हो गया कथन। अब निष्कर्ष क्या दिया है, जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। तो इस हिसाब से आपका 84 का ऑप्शन ए करेक्ट है और बी भी आपका, अरे जो रीजन दिया है वो भी करेक्ट है। तो बोथ assertion A and region R are true and the region R is correct explanation of assertion A। अगला प्रश्न है आपका, दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाले पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में v क्या है? A c इज इक्वल टू v²/r। तो ये आपका v इसमें क्या दर्शाता है? तो v हो जाएगा आपका स्पीड, चाल, गति। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? तो केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्री बल। अगला प्रश्न है आपका, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को डैश भी कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल का माना जाता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स किस प्रकार के घर्षण को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहा जाता है? तो ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। अगला प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है। तो दूसरी अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल आपका कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को डैश कहते हैं? तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को लुब्रिकेंट, स्नेहक कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वायु दाब के संबंध में आपका
कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन आपका दिया है उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। ये कौन सा रीजन है भैया? और अगला आपका जो है ऑप्शन बी दिया है निम्न दाब स्पष्ट और साफ मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी गलत है। तीसरा आपका है वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो ऑप्शन सी आपका गलत, अरे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही कथन है। अगला प्रश्न है आपका एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है। यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? तो गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो मास इज इक्वल, अरे मोमेंटम जो होता है p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी आपका होता है। तो अगर अरे संवेग को दोगुना कर दे रहे हैं तो आपका जो गेंद की इकाई है वो भी दोगुना हो जाएगा। तो मोमेंटम आपका दोगुना आ जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा 6000 यूनिट। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है? तो कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम के अनुप्रयोग नहीं है? तो पहला आपका कथन दिया है क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए से क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। तो ये आपका न्यूटन का थर्ड नियम है। न्यूटन का थर्ड नियम, ये तो इनर्शिया को जीरो करने के लिए कहता है ना, तो ये आपका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क बल नहीं है तो इसमें से आपका जो फ्रिक्शन है ये असंपर्क बल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण सही क्रम में है? तो आपका पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो जड़त्व के बारे में जो कथन है आपका सही कौन सा है, इसमें से पहचान कीजिए। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है आपका डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो डैश फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी है आपका, फ्रीली फॉलिंग पिंड मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका किसी वस्तु की गति डैश होती है यदि उसका वेग स्थिर होता है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगला प्रश्न है आपका डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। डैश टाइम ग्राफ शो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपका कौन सा ग्राफ है? तो यह है आपका डिस्टेंस ग्राफ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ से आपका निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अस्थिति अस्थिति स्फीति वाले गुब्बारे द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध की व्याख्या करता है? विच फिजिकल थ्योरी एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ थ्रस्ट बाई रॉकेट इंजन, जेट इंजन एंड डिफ्लेक्टिंग बैलून। तो ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंतराणविक अंतराणविक इंटरमोलिक्यूलर बल को लंदन बल कहा जाता है? तो लंदन फोर्स आपके किस फोर्स को जाना जाता है? तो जो आपका डिस्पर्जन फोर्स है, परिक्षेपण बल, इसी को लंदन फोर्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से आपको दो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है आपका। तो पहला आपका रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरा क्या दिया है द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण ड्रैग कहा जाता है। तो दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली सेकंड इज करेक्ट। अगला प्रश्न है न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक
परिभाषा प्रदान करता है। तो न्यूटन का आपका जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है। फोर्स इज इक्वल टू ma। अगला प्रश्न है आपका, डैश बल की सीमा 10⁻⁻16 मीटर की क्रम की है। तो यह है आपका कौन सा बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगला प्रश्न है, त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, वेग। अगला प्रश्न है, यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हों तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का डैश होगा। तो दोनों बलों के डिफरेंस का परिणाम का डिफरेंस होता है। If two forces act on an object from opposite direction, then the magnitude of the net force acting on it is the difference of the magnitude of the two forces. अगला प्रश्न है आपका, दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव के प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं। तो द्रव के प्रणोद को आप एरिया से विभाजित करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्षेत्रफल से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल की विशेषता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये है आपका उष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का अपव्यय होता है। गलत है। ऑप्शन बी आपका दिया है, एक प्रत्यावर्तन में इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। ये भी आपका गलत है। वर्क डन बाय इट डिपेंड अपॉन द पाथ, इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। ये भी आपका गलत है। वर्क डन बाय इट इज कम्प्लीटली रिकवरेबल, इसके द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त योग्य है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आदिश राशि नहीं है। तो आदिश राशि आपका नहीं है इसमें से टार्क, आघूर्ण। अगला आपका जो टॉपिक है वो है ध्वनि। तो अब आपके प्रश्न ध्वनि से पूछे गए हैं। तो ध्वनि में पहला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो इको उत्पन्न करने के लिए कौन सा काज सही है इसमें से बताना है। तो व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड, जब ध्वनि परावर्तित होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, तभी तो इको फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। और आपका कंडीशन दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये है आपका धातु एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्वनि निर्यात में संचारित हो सकती है। ध्वनि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो ये आपका कथन ए ही सही है, और ए सही नहीं है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ध्वनि निर्यात में संचारित हो सकती है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के डैश के समानुपाती होती है। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले आपके the loudness of sound is proportional to dash of the amplitude of the vibration producing the sound. The loudness of the sound is the proportional to the square of the amplitude of the vibration producing by the sound. ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से आपका, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को ऑस्कॉटिक कहा जाता है, ऑस्कॉटिक्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु प्रति सेकंड 10 दोलन का निष्पादन करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति किसके बराबर होगी।
तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति होती है, 1 किलो हर्ट्ज आपका होता है 1 किलो हर्ट्ज होता है आपका 1000 ऑसिलेशंस। ओसिलेशन तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 0.01, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है? तो एन एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। अगला प्रश्न है आपका 25 डिग्री सेल्सियस और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो जल में अनुमानित गति आपकी होती है 1498 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो ये होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपके अगला टॉपिक आ गया गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, और आपका पहला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के संबंध में कथन गलत की पहचान करें। यह वह बल होता है जो हमें पृथ्वी से बांधकर रखता है, ऑप्शन ए सही है, अरे मतलब कि एक कथन सत्य है। यह तारों और पृथ्वी के कारण जार भाटा उत्पन्न करने वाला बल है, एक गलत है आपका ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट, अरे ऑप्शन बी अरे जो आपका कथन दिया ऑप्शन बी वाला वो गलत कथन है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन करें। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन करें, तो इसमें कौन सा कथन है आपका पहला? गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है। गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से सूत्र टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब द्वारा व्यक्त निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी ग्रह की कक्षा में कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना अन्य ग्रहों की कक्षा में के कक्षीय आवर्तकाल और त्रिज्या से करता है? तो ये आपका कौन सा लॉ है? ये आपका केपलर थर्ड लॉ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया गया है? तो ये हैं आपके जोहान्स केपलर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? तो ये थे आपके गैलीली, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो इस यंत्र का नाम था LIGO, LIGO। इसका फुल फॉर्म होता है लेजर इन्फेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अगला प्रश्न है अगला आपका टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। तो कार्य और ऊर्जा से पहला प्रश्न आपका दिया है कि मैच लिस्ट 1 विथ एंड लिस्ट 2, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें, इसमें लिखा है। तो आपका यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का आपका होगा पन बिजली संयंत्र, हाइड्रो पावर प्लांट,
तो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी आपको हाइड्रो पावर प्लांट में देखने को मिलता है। तो पहले का थर्ड आपका सही है, सब में दिया है तो ऑप्शन ए तो आपका सही कटा। अब दूसरा क्या है, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी आपका है जैसे कि डीजल एनर्जी, डीजल जनरेटर। तो दूसरा का आपका हो गया फोर्थ। तो दूसरे का आपका फोर्थ आपके ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा जो सी है आपका गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का संबंध आपका है विंड एनर्जी से, और रेडिएशन एनर्जी का आपका संबंध है सोलर थर्मल से। अगला प्रश्न यहाँ से आपका, गिरते नारियल, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां, लुढ़कते पत्थरों और उड़ने वाले विमान से किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी हुई है? तो इन सभी से आपके काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जुड़ी है। अगला प्रश्न है आपका, 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए SI इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये होगी आपकी 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और ये आपका आएगा किस फॉर्मूले से? काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ए के वी ई इज इक्वल टू 3.2 इंटू के टी। अब के आपका है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी आपका है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप केल्विन में रखते हैं, तो अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर का आपका आ जाएगा 298 केल्विन, और प्लस में आपका होगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग 2/3, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 किलो पर जूल। अगर इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.17 इंटू 10⁻21 और 10⁻21 जूल आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाए और वह 5 मीटर तक गति करती है, तो क्या किया गया कार्य कितना होगा? तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन होता है फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, W इज इक्वल टू FS cos थीटा। तो फोर्स आपका लगाया गया था 0 डिग्री पर, तो मतलब कि cos 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और 7 इंटू 5 आपका हो जाएगा, और इंटू 1 आपका 35 जूल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बदलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न है, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो बैटरी में आपका केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका कथन ए है आपका, किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, और सही कथन है। और बी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, वेग v से गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु में mv/2 की गतिज ऊर्जा होती है। तो यह गलत है आपका। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का ऊपर नीचे होना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी किस गति के उदाहरण हैं? तो ये सभी आपके रेक्टिलिनियर मोशन के उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है? तो दिया गया समीकरण आपका पोजीशन और टाइम, स्थिति और समय का संबंध, स्थिति और समय के संबंध को
वर्णित करता है। अगला आपका प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच आपकी विभवांतर ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू क्यू अपान डब्ल्यू अपन क्यू। v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू ऑप्शन डी में आपका दिया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं जो टरबाइन में गिरता है और शाफ्ट को घुमाता है। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो पानी के आपके जो स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से आपका, अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डैश को आधार को रेखांकित किया था। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन संरक्षण का सिद्धांत को, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। संरक्षण के सिद्धांत को इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने आउटलाइन किया था। अगला प्रश्न आपका, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा के घटक हैं। तो किसी पिंड के गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी मैकेनिकल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। मूविंग कार नहीं, बंदूक से चलाई गई गोली, तो बंदूक से चलाई गई गोली ये भी नहीं है, ऑप्शन सी आपका क्या है, वाटर दैट इज बिहाइंड अ डैम, बांध के पीछे एकत्रित जल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। अगला आपका जो है टॉपिक वो है वेव तरंग, और वेव तरंगे आपके ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दो प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग का पहला प्रश्न है आपका वेव से, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के पार्टिकल नेचर को दर्शाता है, कणीय प्रकृति को दर्शाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था। तो ये थे आपके गुलिलमो मार्कोनी, तो ये थे आपके मार्कोनी जी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं डैश कहलाती हैं, डैश में कहलाती हैं। तो ये है आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृष्ठीय तरंगे हैं। तो आपका कौन सी तरंगे हैं जो कि भूकंपीय पृष्ठीय तरंगे हैं, ये है आपका एल वेव, लव वेव। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। तो ये आपका किए थे 1882 में। अगला प्रश्न है आपका, आवर्तियों की अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है। तो विकिरणों का सही क्रम है एक्सरे, उसके बाद आपका इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और उसके बाद रेडियो वेव, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाले या संतुलित लगभग स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है। तो ये है आपका रेडियो वेव, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंग दैर्घ्य के डैश क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। तो ये है आपका 7।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है? तो यह है आपकी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसे एमआरआई भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक सरल लोलक पेंडुलम में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक पेंडुलम का डैश कहा जाता है। तो पेंडुलम धातु की गेंद को लोलक का कहा जाता है बॉब। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे गति को कहा जाता है? तो इधर उधर या आगे पीछे गति को वाइब्रेशन कहा जाता है, कंपन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला कथन है, यदि माध्यम के घटक तरंग प्रसार की दिशा में दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये आपका गलत कथन है। दूसरा कथन आपका क्या दिया है, किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? तो यह है आपका वेव स्पीड, तरंग गति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश को ऊर्जा ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। डैश इज आल्सो नोन एज हीट वेव। तो ये है आपका इंफ्रारेड वेव। और आपने सुना होगा कि जो मतलब कि आपके घर में इंडक्शन चूल्हा होगा उसमें से आपका इंफ्रारेड वेव तरंगे निकलती हैं, अवरक्त तरंगे निकलती हैं। अगला आपका टॉपिक है रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। तो पहला प्रश्न है रेडियो धर्मिता का, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति आपके रेडियो एक्टिव एनर्जी से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो टोकामक आपका जो नामक उपकरण है ये परमाणु ईंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊष्मा उच्च आवृत्ति विकिरण का नाम बताइए और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा भी उत्सर्जित किया जाता है जिसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में किया जाता है। तो यह है आपका गामा रेज। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण को दर्शाता है? तो अल्फा कण को दर्शाता है आपका ऑप्शन डी He2 और 4। अगला प्रश्न है आपका, अगला जो आपका टॉपिक है वो है डिस्कवरीज। तो डिस्कवरीज खोजें। अब खोजों से प्रश्न है, 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? तो यह था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनरिक हर्ट्ज ने कब फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की और यह पाया कि इलेक्ट्रोडों पर चमकदार पराबैंगनी प्रकाश उनके बीच वोल्टेज में परिवर्तन का कारण बनता है? तो यह आपका खोज आपके किए थे 1887 में, 1887 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अश्व शक्ति हॉर्स पावर की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर होता है? 33,000 पाउंड ऑफ वर्क इन 1 मिनट। तो ये आपके दिए थे यह
आपके दिए थे, यह कथन आपका दिया गया था, यह अवधारणा दी गई थी आपके जेम्स वाट द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1820 में प्रयोग के दौरान किस भौतिक विज्ञानी के प्रयोग ने विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म के बीच संबंध को दर्शाया? तो ये थे आपके हैंस क्रिश्चियन और ऑस्टेट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टता के बीच एक गणितीय संबंध दर्शाता है? तो ये थे आपके जॉर्ज साइमन ओम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस भौतिक विज्ञानी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्ती तरंग को भारित आवृत्तियों की अनंत संख्या अर्थात जया और कोज्या तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो यह सिद्धांत आपका था जेम्स बाप्टिक जोसेफ फ्यूरिक का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जेम्स बाप्टिक्स जोसेफ फ्यूरियर। अगला प्रश्न है आपका, 1830 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक अल्बानी चुंबक बनाया जो एक समय में 750 पाउंड तक धातु उठा सकता था? तो यह आविष्कार किए थे आपके जोसेफ हेनरी ने। अगला प्रश्न है आपका, 1851 में किसने भंवर धाराओं की परिघटना की खोज की जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में चालकों के भीतर बंद लूप में प्रवाहित होती है? तो ये आप आविष्कार किया गया था आपका लियोन फौकाल्ट द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके गुगलियो मार्कोनी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ प्रकाशवाही ईयर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए किस प्रयोग की रूपरेखा तैयार की गई थी? तो यह कौन सा प्रयोग था? तो इस प्रयोग का नाम था आपका माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न है, माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? तो बेंजीन की खोज की थी 1825 में। अगला प्रश्न है आपका, भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदानों खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? जॉन बाइडन आपके थे, अरे हाँ, जॉन बार्डिन। तो जॉन बार्डिन आपके थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी का सिद्धांत इन्होंने दिया थे, सही था, सही है। और अगला क्या है, लुइस विक्टर डी ब्रोगली वेब नेचर ऑफ मैटर। तो ये भी आपका कथन सत्य है, और ये भी मिलान आपका सत्य है। और दूसरा आपका, तीसरा आपका क्या दिया है, विक्टर फ्रांसिस हेस ब्रह्मांडीय विकिरण कॉस्मिक रेडिएशन, ये इन्होंने, ये भी सही कथन है आपका। और जो आपका आखिरी है, पॉल डीरेक लिक्विड हीलियम तरल हीलियम की खोज की थी, तो ये गलत है आपका, पॉल डीरेक नोन फॉर डीरेक इक्वेशन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, यहाँ से यही कथन गलत है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने यह प्रमाणित किया कि 14 आकाशीय चालक लैटिस या अंतरिक्ष में बिंदुओं की नियमित पुनरावर्तक व्यवस्थाएं हैं जो समरूपता और ज्यामिति में भिन्न होती हैं?
यह सिद्धांत आपके दिया गया था अगस्टे ब्रावेस द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है हिदेकी युकावा को किस खोज के लिए 1949 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इन्होंने खोज किया था थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो यह सिद्धांत दिए थे आंद्रे मैरी एम्पियर ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोजा था आपके गीगर और नट्टल ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एवेजेलिस्टा टोरिसेली ने किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो टोरिसेली ने खोजा था इन्वेंशन ऑफ मरकरी के लिए। टोरिसेली प्रसिद्ध है आपके इन्वेंशन ऑफ मरकरी बैरोमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका वही डिस्कवरी वाला टॉपिक है। तो इसका प्रश्न है कि 1664 में ट्रेपीजियम में 5वें तारे की खोज किसने की थी? जो नक्षत्र ओरियन में एक तारामंडल मिनी नक्षत्र है। तो ये खोजा था आपके रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 1885 में विद्युत और आवेशों के बीच बल को मापने के लिए अंशांकित मरोड़ तुला का उपयोग किसने किया था? तो ये थे आपके चार्ली अगस्टिन कोलंबो। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 1906 में गैसों द्वारा विद्युत के संचालन पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो नोबेल पुरस्कार 1906 में मिला था सर जे थॉमसन को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका जिसे प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है 1687 में प्रकाशित हुई किस वैज्ञानिक की महान कृति है? तो यह है आपकी आइजैक न्यूटन की। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में पूर्ण निर्वात की अवधारणा दी थी, हवा के भार का मापन किया था और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हवा के दाब का इस्तेमाल किया था। तो ये थे आपके ओट्टो वान गुवेरिक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1928 में किसने खोजा कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव्य में प्रवेश करती है तो उस द्रव्य द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है? तो ये आपके खोजा गया था डॉक्टर सीवी रमन द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से आपका कैपिलरी फील्ड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ले वाटरमैन ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को कहा जाता है जी मैन इफेक्ट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ डैश के द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। तो यह है आपका फैराडे और हेनरी
द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। अगला है आपका प्रश्न, विल्हेम कॉनराड विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने क्या खोजा था? तो विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने खोजा था आपका एक्सरे। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा क्वांटा की खोज एनर्जी क्वांटा ऊर्जा क्वांटा की खोज के लिए 1918 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये वैज्ञानिक थे आपके मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अतिचालकता की खोज डैश द्वारा की गई थी, जिन्हें 1911 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था? अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी की खोज की गई थी आपके हेइक कामेरलिंग ओन्स द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने कॉटन जिन का आविष्कार किया था? तो कॉटन जिन का आविष्कार किया था आपके इली विटनी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? केवलर का आविष्कार किया था आपके स्टेफन लुइस कोवलेक ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टेफन लुइस कोवलेक ने। अगला आपका जो टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट है, इकाइयां और माप। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो शक्ति की इकाई जूल पर न्यूटन होती है। ऑप्शन ए आपका गलत है, कार्य की इकाई जूल होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत मिलान है? तो फोर्स आपका फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, और सही है आपका प्रेशर का पास्कल, वर्क डन का जूल, और वॉल्यूम का मीटर है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न क्या है, 1 किलोवाट डैश के समतुल्य है? 1 किलोवाट आपका है 3600 किलो जूल पर हावर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध गतिक श्यानता की गॉसियन यूनिट क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो इसका आपका गॉसियन यूनिट है स्टोक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? तो रेखीय संवेग की मापन की इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दो आदिश राशियों को दर्शाता है? तो दो आदिश राशियों को दर्शाता है आपका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, नहीं ये तो 195, तो डिस्टेंस और स्पीड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है ये आपकी सदिश राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगला प्रश्न है आपका, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.05800 आर। 0.05800 में सामर्थ्य अंकों की संख्या क्या है? तो सामर्थ्य अंकों की संख्या है 4। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, बल की विमा है, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है? तो डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है mLT⁻²। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है आपका अर्थक्वेक को मापने के लिए, भूकंप को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, एक गैर एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो यह है आपका लुमिनेंस की इकाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण
करने और वर्षा, बर्फ या ओले जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के संपदनों को वायुमंडल में भेजता है। तो यह है आपका डॉपलर वेदर रेडार, ऑप्शन डी, जो कि डॉपलर प्रभाव पर काम करता है, डॉपलर इफेक्ट। पहला है अगला प्रश्न है आपका, किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पीयर मीटर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है? तो यह है आपका टेस्ला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग मौसम विज्ञानियों द्वारा समतल सतह पर गोलार्ध के आपतन क्षेत्र से सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। तो यह है आपका उपकरण पायरोनोमीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो पहला आपका क्या दिया है, सेक्सटेंट है। तो सेक्सटेंट आपका एक मेजरिंग यूनिट है, मेजर द एंगल बिटवीन द विजुअल ऑब्जेक्ट, पहले का पहला ही होगा। और दूसरे का आपका क्या है, यूडोमीटर। यूडोमीटर आपका है मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ऑप्शन दूसरे का डी आपका मैच होगा। और जो तीसरा है थर्मोपाइल। थर्मोपाइल क्या होता है कि थर्मोपाइल इज यूज टू मेजर द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट। तो ऑप्शन आपका तीसरा का हो जाएगा बी। और चौथा आपका पायरोमीटर है, तो मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। तो इसमें चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है ऑस्टेट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंड वेन यंत्र डैश निर्धारित करता है। तो विंड वेन आपका जो यंत्र है यह निर्धारित करता है विंड डायरेक्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करती है? तो यह है आपका हबल कांस्टेंट। अगला प्रश्न है आपका, सम्मिलित कीजिए, मिलान करें। तो पहला आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आपका है एम्पियर, तो पहले का डी। पोटेंशियल एनर्जी आपका है वोल्ट। और कैपेसिटेंस है आपका, कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या है, फराड नहीं, कैपेसिटेंस आपका जो है इसकी SI यूनिट है फराड, और सही इंडक्टेंस का हेनरी है। तो आपका यहाँ से कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? तो किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को मैग्नीट्यूड कहते हैं, परिमाण कहते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलोवाट पर आवर। किलोवाट पर किलोवाट किलोवाट हावर होता है, पर आवर नहीं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका गलत है। अगला प्रश्न है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दूरी की इकाई आपकी है लाइट ईयर। अगला प्रश्न है, किस मापने के उपकरण में 3 पैरों पर समर्थित एक धातु त्रिकोणीय फ्रेम होता है जिसका उपयोग लेंस और गोलीय दर्पण जैसे किसी वस्तु की वक्रता की त्रिज्या को मापने के लिए किया जाता है, जो आकार में गोलाकार होते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में केबी का परिभाषित मान क्या होगा? केबी इज इक्वल टू पीबी अपॉन टीएन। तो आपका परिभाषित मान इसका होगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 किलो पर जूल, और इसे भी कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ से आपका है, जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है?
तो वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से आपका जुड़ा होता है पैरेलल में, समानांतर क्रम में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है? तो यह है आपका प्लेन एंगल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में उल्लिखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे अधिक बड़ा है? तो यह है आपका टेरा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई अरे आपका है एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान होता है? यह है आपका इम्पल्स। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एन यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई है? तो यह आपका इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की। अगला प्रश्न है आपका, स्पेडबर्ग यूनिट डैश की इकाई है? स्पेडबर्ग यूनिट आपके समय की इकाई है, टाइम की इकाई है। अगला प्रश्न है, वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू। वेबर प्रति सेकंड आपके बराबर होता है वोल्ट के। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, एसआई पद्धति में 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है? तो एसआई पद्धति में 10⁻⁻50 को फेम्टो कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो पिंडों में तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा आपको कैलकुलेट करना है क्या? तो यह आपका हो जाएगा 54 फ़ारेनहाइट। और इसके लिए आपका फॉर्मूला जो होता है टेम्परेचर का, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टाइम्स 9/5 प्लस 32। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर सेल्सियस में होता है और मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस में 32। अगला प्रश्न आपका है, महो पदार्थ की डैश की इकाई है? तो महो जो है आपका कंडक्टेंस की, चालकता की इकाई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग डैश जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है? तो यह आपका 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन डैश केल्विन। तो 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू लगभग आपके कितना 303 केल्विन के बराबर होता है। अगला प्रश्न क्या है आप, अगर अगला प्रश्न आपका, अब अगला टॉपिक आपका आ गया मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के सारे प्रश्न आएंगे। तो मिसलेनियस में आपका पहला, विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर आपके फ्लेमिंग्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल पर रेस्पेक्टिवली काम करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सही सूत्र कौन सा है, इक्वेशन कौन सा है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1928 में निष्पादित कौन सा समीकरण एक सापेक्ष गति पर गतिमान इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का वर्णन करने के लिए क्वांटम सिद्धांत और विशिष्ट आपेक्षिकता को संयोजित करता है? तो ये था आपका डायरेक्ट इक्वेशन, डीरेक डिराक इक्वेशन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डिराक इक्वेशन। अगला है आपका, रासायनिक आबंधों का बाल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो यह हुक्स लॉ का पालन करता है। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोवेव आवृत्ति संकेतों को दोलन और प्रवर्धित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तापायनी इलेक्ट्रॉन नली का नाम क्या है? तो इस इलेक्ट्रॉन नली को कहते हैं क्लाइस्ट्रॉन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ Lg एंड मैग्नेटिक लेंथ Lm?
ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो यह आपका होता है Lm इज इक्वल टू 5/6 इंटू Lg। तो ऑप्शन आपका क्या है? Lm, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ से, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? तो यह समानुपाती होता है आपका मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है? तो अस्तित्व में नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मैग्नेट ऑफ द मैग्नेट, चुंबक के साउथ ध्रुव से नॉर्थ ध्रुव तक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चुंबकीय बल रेखाओं का संबंध के सही दावा है। तो अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, 1903 में अमेरिकी वैज्ञानिक निकोलस और हुल्स ने दृश्य दाब मापकर किस समीकरण की पुष्टि की थी? तो यह था आपका P इज इक्वल टू यू अपॉन सी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका सौर सेल का उपयोग लिफ्ट सिस्टम में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु गर्म करने पर डैश होती है और ठंडा करने पर डैश होती है। तो वायु गर्म करने पर एक्सपेंड होती है और ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंस्टेंट BEC का अनुमान लगाया था? तो यह था आपका ईयर 1924 में। अगला प्रश्न यहाँ से आपका, नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? तो नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा आपका बनता है बाय द एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। नेबुला नामक एक बहुत बड़े अभ्र के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए उपयोग की जाने वाली AA बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? तो इसका प्रारंभिक वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। अगला प्रश्न है आपका, नोमेन डैश का एक हिस्सा है। तो नोमोन इज अ पार्ट ऑफ डैश। तो नोमोन आपका पार्ट है सोलर क्लॉक का, सौर घड़ी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक के कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए है परिवेश का तापमान, ऑप्शन बी है आर्द्रता ह्यूमिडिटी, तीसरा है आपका संबंधित तरल की मुक्त सतह का क्षेत्रफल, और चौथा ऑप्शन है तरल की सतह के ऊपर वायु की गति। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट है, ह्यूमिडिटी। अगला प्रश्न है, डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो यह कौन सा उपकरण है? टोनोमीटर। तो टोनोमीटर का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर का दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? तो सुबह का जो कौन सा कार्य है जो क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी का बजना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता है? तो घड़ियों में आपका उपयोग नहीं किया जाता है लेड एसिड सेल का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, मिल्केन के ऑयल ड्रॉप प्रयोग में तेल की बूंद ऐसे बल के अधीन होती हैं जिनकी प्रकृति निम्नलिखित श्रेणी में नहीं आती हैं। तो ये आपका है कौन सा? मैग्नेटोस्टैटिक,
ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों तथा उनके स्रोतों, आवेशों और धारा घनत्व सहित समीकरणों के एक निकाय को डैश समीकरणों के रूप में जाना जाता है। तो यह था आपका मैक्सवेल का समीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला है आपका और आखिरी प्रश्न है आपके इस वीडियो लेक्चर का, और इसमें क्या पूछा गया है कि हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। तो हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुरता में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।